ये बड़ी नाली है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली यही नालियाँ जो है ये नैरो हो जाती है और मरीज को सांस लेने में दुश्वारी पेश है। दूसरी बड़ी वजह जो है वो चेस्ट के इन्फेक्शंस हैं, जिस तरह के क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में जोर से हफ करना है, अंदर से जोर से हवा को बाहर निकाला है जो आपने अंदर होल्ड किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस्थमा या दम। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मरीज़ की सांस की नालियाँ सिकुड़ जाती है और मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है, स्पेशली जब वो थोड़ी सी हाई लेवल की एक्टिविटी कर ले, जिस तरह की दौड़ना, खेल कूद, कोई भी गेम खेले, थोड़ा सा चलने के बाद उनकी सांस फूलना शुरू हो जाती है। एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में एस्थमा का शिकार 8% लोग हैं, पूरी दुनिया में ग्लोबली। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 15% लोगों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। होता क्या है, इसमें मॉडल पे समझते हैं कि ये हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। इस लंग का फंक्शन क्या है? जब भी हम सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो फेफड़े जो है, लंग्स जो है, वो गैसियस है, मतलब बॉडी को ऑक्सीजन दे के कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बाहर निकालता है। तो इसको प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर हवा मिलनी चाहिए। जब भी हम सांस लेते हैं तो ये सांस की नालियाँ हैं, जो ये बड़ी नाली है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है और फिर अंदर जाके ये ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो जाता है और ब्रोंकियोल्स एंड करता है अल्विलाई में। अल्विलाई में गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये जो नालियाँ आपको डिफरेंट कलर की नज़र आ रही है या ये नालियाँ नज़र आ रही है, बेसिकली यही नालियाँ जो है ये नैरो हो जाती है और मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी पेश आ जाती है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? वैसे तो एस्थमा और दमा की बहुत ज़्यादा वजूहात है। हम बड़ी वजूहात देख लेते हैं। सबसे बड़ी और कॉमन वजह जो है वो एलर्जी है। किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, जिस तरह की डस्ट, पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी याद रखिएगा कि ये सीजनल होती है। कोई सर्टन सीजन ऐसे होंगे जिसमें मरीज़ का दम घुटेगा, मरीज़ को एस्थमेटिक अटैक आएगा, मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी होगी, लेकिन फिर वो ठीक होगा। इसी तरह कुछ सर्टन परफ्यूम है, उससे एलर्जी हो सकती है, फूड से हो सकती है, डिफरेंट टाइप की एलर्जी हो सकती है। दूसरी बड़ी वजह जो है वो चेस्ट के इन्फेक्शंस हैं, जिस तरह के क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, उसकी वजह से भी दम घुटना हो सकता है, डिस्निया हो सकता है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। इसके अलावा जो क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, जो चेन स्मोकर्स हैं, उनमें भी चेस्ट के इन्फेक्शन, चेस्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कुछ लोगों में ये कंजेनिटल होता है, जिस तरह की विरासत में एक चीज़ चलती आ रही है, जिस तरह के पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम थी, ग्रैंड पेरेंट्स को थी, तो ये बच्चों में मुंतकिल हो सकती है। अब इसकी अलामात क्या है, साइन एंड सिम्पटम्स क्या है? इसकी अलामात में शामिल है डिस्निया, मतलब सांस लेने में दुश्वारी, वीजिंग साउंड, चेस्ट से सीटियों की आवाज़ आना, मतलब जब भी वो सांस लेता है तो सीटियाँ बजने की आवाज़ें आती हैं। वो थोड़ा सा पेशेंट चलता है तो उसका सांस फूल जाता है। बच्चे गेम खेलते हैं तो उनके सांस फूल जाती है और फिर ईज़िली, आसानी के साथ उनकी सांस जो है अपनी जगह पे वापस नहीं आती। पसीना आता है और दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो जाती है। अब मैं आपको कुछ टेक्निक बताता हूँ। ये टेक्निक्स आप घर में परफॉर्म करेंगे तो आप एस्थमा या दमे की बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। जिस तरह मैं बताऊंगा उसी तरह आपने घर में फॉलो करना है। और अगर आपके रिलेटिव्स किसी को भी ये मसला है, उनको ये मशवरे दीजिएगा तो इंशाल्लाह उनको अफाका मिलेगा। आपने करना क्या है? सबसे पहली एक्सरसाइज है जिसमें हम डायफ्रेगमेटिक ब्रीथिंग करेंगे, मतलब पेट की ब्रीथिंग। करना कैसे? एक हाथ अपने चेस्ट के ऊपर रखना है और एक पेट के ऊपर रखना है। आपने यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि जब भी आप ब्रीथिंग लेंगे, सांस लेंगे, तो पेट फूलना चाहिए ऐसे, और ये पेट में मूवमेंट होनी चाहिए, चेस्ट में मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। आपने नाक से सांस लेनी है। नाक से सांस लेके 3 सेकंड तक अंदर होल्ड करें और फिर उसको रिलैक्स छोड़ दें। मैं लेता हूँ, ठीक है। नाक से मैंने सांस लिया तो मेरा निचला हाथ ऐसे बाहर को निकला, फिर जब मैंने सांस बाहर निकाला तो ये वापस अपनी जगह पे गया, चेस्ट पे कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। तो 5 मरतबा ये आपने करना है। उसके बाद आपने हफिंग करनी है। हफिंग कैसे करनी है? आपने नाक के थ्रू सांस लेना है, चेस्ट को फुली एक्सपेंड करना है, सही हवा से भर लेना है चेस्ट को। फिर उसके बाद आपने ज़ोर से हफ करना है, अंदर से ज़ोर से हवा को बाहर निकाला है जो आपने अंदर होल्ड किया है। आपने जब ब्रीथिंग लेंगे, जब सांस लेंगे तो अंदर 3 सेकंड तक होल्ड करें और फिर ज़ोर से हफ करके बाहर निकालें। कैसे करना है? ऐसे, ठीक है।
फुल प्रेशर से चेस्ट को एक्सपेंड कर लिया और फुल प्रेशर से बाहर निकाल दिया। 5 टाइम आपने ये करना है। फिर उसके बाद आपने 5 मरतबा कफ करना है, ज़ोर से खांसी करनी है 5 मरतबा से, तो जो अंदर सिक्रीशंस होगी वो बाहर निकल आएगी। जो हमारे सर्वाइकल स्पाइन के मसल है, जिसको ब्रीथिंग मसल्स भी कहते हैं, तो उनको आपने रिलैक्स करना है ताकि आपको सांस लेने में आसानी पेश आए। क्या करना है, आपने अपने सीधे खड़े होना है और एक साइड पे अपनी गर्दन को टिल्ट करना है। फॉर एग्जांपल इस साइड के पहले मैं रिलीज़ करता हूँ, राइट हैंड आपने यहाँ पर रखना है और इसको पुल करना है। इस शोल्डर को आपने नीचे छोड़ना है, शोल्डर को लिफ्ट नहीं करना। 10 सेकंड तक इस पोजीशन को होल्ड करना है, फिर रिलैक्स 10 मरतबा ये करना है। फिर सर को नीचे कर दें और इसी हाथ के साथ इसको पुल करें, 10 सेकंड तक होल्ड करें और 10 मरतबा ये करें। फिर आप ऊपर देखें, इस हाथ के साथ इसको पुल करें, 10 सेकंड तक होल्ड करें, फिर रिलैक्स 10 मरतबा ये करें। तो दोनों साइड पे आपने ये रिपीट करना है। ये कुछ बेहतरीन एक्सरसाइजेस थी जिन लोगों को अस्थमा है, दमा है, अगर ये प्रॉपरली टाइम से ये परफॉर्म करेंगे सुबह शाम, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनको अपनी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट मिलेगी और इंशाल्लाह ये कंडीशन जो है ये ख़त्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।